नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो है एमबीबीएस ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स, स्पेशली जो यूक्रेन से इफेक्टेड स्टूडेंट हैं, इवन जो ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, वो भी ट्रांसफ़र चाहते हैं अनदर कंट्रीज़ में, उनके लिए ये हमारी डिस्कशन रहेगी। फिर मैंने बता दिया कि अगर आपने अच्छी कंट्रीज़ में जाना है एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनना है, तो अच्छी कंट्री के लिए यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ एटलीस्ट 6 to 12 मंथ बिफोर। जैसे आप आकाश इंस्टीट्यूशंस में नीट की प्रिपरेशंस के लिए 6 महीने साल साल पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे 1 1 2 2 साल अपने आप को ड्रॉप करते हैं, तब जाकर कुछ निकाल पाते हैं, कुछ फेल रह जाते हैं। तो इसी तरीके से जब अच्छी कंट्रीज़ की बात आती है तो आपको इसी तरीके से पहले 6 6 महीने से लेकर 12 12 महीने पहले प्रिपरेशंस चाहिए, क्योंकि वी नीड ए नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कंट्रीज़ के अंदर उनके अपने लोकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटीज़ के कुछ इंटरनेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। और इवन कुछ एग्ज़ाम्स ट्वाइस इन ए ईयर होते हैं, कुछ एग्ज़ाम साल में ही एक बार होता है। तो अगर वो जो एग्ज़ाम भी सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड रहता है नेक्स्ट ईयर के लिए, जैसे नीट 1 साल तक वैलिड रहता है, तो नेक्स्ट ईयर अगर फिर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना, दोबारा आपको नीट देना पड़ता है। तो इसलिए अच्छी कंट्रीज़ में जाना है तो एटलीस्ट 6 से 12 मंथ बिफोर हमें संपर्क करें। अभी ट्रांसफ़र वाले बच्चों का डिस्कस करेंगे, फिर मैं एप्रिसिएशन हंगरी को ही दूंगा। हंगरी में जिन बच्चों ने इनकैशमेंट किया, जिन पेरेंट्स ने इनकैशमेंट किया है, जो यूक्रेन से इफेक्टेड स्टूडेंट हैं, उन्होंने उसको बहुत प्रॉपरली इनकैश किया है। कुछ बच्चों ने हमारे थ्रू अप्लाई किया था, उनकी भी सक्सेसफुली कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी एम्बेसीज़ के अंदर पहुंच चुकी हैं। वहाँ पर इंटरव्यू किस वे से होती हैं, डॉक्यूमेंट किस वे से प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और इंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती हैं जो हंगरी एम्बेसी है, वो किस टाइप का होता है, भी सारी की सारी हमने बच्चों की हेल्प की है, जिनकी सक्सेसफुली एप्लीकेशन एम्बेसीज़ के अंदर हमने डाली हैं। कुछ 1 2 बच्चों के एडमिशन रिजेक्ट भी हुए हैं, जो स्टूडेंट एट रिस्क वाले प्रोग्राम में, जिनकी मैक्सिमम सिलेक्शंस हुई थी, उनकी मैक्सिमम एप्लीकेशंस हमने डाल दी हुई हैं। कुछ बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन विड्रा कर ली, क्योंकि एडमिशन उनको 3rd ईयर में नहीं मिल पाया, किसी को 4th ईयर में नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर से 3 3 साल 2 2 साल कंप्लीट किए थे। तो कुछ बच्चों ने रिस्क भी लिया है। तो इस तरीके से सारा कुछ प्रोसेस चलता रहा है। जो ट्रांसफ़र वाला सिस्टम है हर कंट्री के लिए, दिस इज़ द न्यू वन, क्योंकि ट्रांसफ़र मीन्स सिर्फ उस कंट्री में 2 4 5 या 10 बच्चे ही ट्रांसफ़र मांगते थे, वो रूटीन में चलता था। लेकिन यूक्रेन से इफेक्ट होने के बाद 20,000 तो इंडियन स्टूडेंट ही हैं। तो यूक्रेन में नॉट ए इंडियन स्टूडेंट थे, वहाँ पर पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे, उनके अपने लोकल स्टूडेंट भी थे, नेपाली भी थे। तो इस कारण जो स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट थी ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा थी, और बहुत ही रिसर्च चली बच्चों की। बच्चे कंफ्यूज थे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बच्चों को लॉलीपॉप दिया हुआ था कि अभी हम आपको रिलीफ देंगे। जो यूक्रेन इफेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो वहाँ से इफ़ेक्ट होकर आए हैं, उनको कोई ना कोई रिलीफ मिलेगी। एनएमसी ने कोई रिलीफ नहीं दी, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिली है। तो बच्चे, पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा फेडअप हैं, बड़े ही कंफ्यूज्ड हैं। और यूक्रेन वाली वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, दे आर ब्लैकमेलिंग देम, ऑनलाइन क्लासेस लें, आपका कैंपस हम अभी पोलैंड के अंदर बनाएंगे, हंगरी के अंदर बनाएंगे, बस वही चल रहा है। लेकिन कोई भी पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। जिन्होंने डिसाइड किया था, मैंने फिर बताया, हंगरी जैसा, वो वाले मैं कहूँगा कि दे आर टेकिंग द इनकैशमेंट, उन्होंने इनकैशमेंट की है। इवन हंगरी गवर्नमेंट को हमने दोबारा भी रिक्वेस्ट लिखी है कि क्या ये जो ट्रांसफ़र, जो स्टूडेंट एट रिस्क वाला प्रोग्राम है, नेक्स्ट ईयर में खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो अभी तक उसके ऊपर भी कोई रिप्लाई नहीं आई है, क्योंकि स्टूडेंट भी हमसे पूछते थे। तो अभी फर्दर क्या करना चाहिए, किनको, ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स को सबसे पहले कान खोल के सुन लें। कौन से स्टूडेंट जो ट्रांसफ़र वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे पेरेंट्स हैं, कि जब भी आपने अभी ट्रांसफ़र लेनी है तो फर्स्टली थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटी। कहीं पर भी जाना है किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, अभी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डाली हुई हैं अर्मीनिया के अंदर, जॉर्जिया के अंदर, और वहाँ पर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अभी मैं क्या बताऊँ कि क्या सिचुएशन होगी। वो पहले तो सफ़र है, वहाँ जाने के बाद ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि वहाँ जाकर भी दे विल बी इफ़ेक्टेड।
जॉर्जिया की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए या अर्मीनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए आप। क्रॉन इमिग्रेशन जॉर्जिया डालें, क्रॉन इमिग्रेशन अर्मीनिया डालें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी प्रेजेंस कितने लंबे समय से है इन कंट्रीज़ के अंदर। इवन दैट मैं बच्चों को रिकमेंड नहीं करता कि एमबीबीएस करने के लिए वहाँ जाएं। मेरे लिए तो ईजी है वहाँ पर एडमिशन करवाना, तो प्राइवेट में तो इमीडिएटली आ जाएगा। बट मुझे मालूम है ना कि क्या करने जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे, बट बच्चे अभी पेरेंट्स समझ नहीं रहे। इन चीज़ों की बजाय पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देखें, रशिया में भी मिल जाए। रशिया में कहते हैं कि सर रशिया के ऊपर तो इतनी सैंक्शंस लगी हुई हैं, पता नहीं आने वाली टाइम में रशिया के ऊपर ये भी सैंक्शंस लगें, जो भी बच्चे यहाँ से एजुकेशन गेन करेंगे वो पूरे वर्ल्ड में वैलिड नहीं रहेंगी। हाउ, मतलब अपनी प्रजम्पशंस लेकर मैंने चलो लेते हैं, चलो एनी हो, नहीं जाना रशिया छोड़ दीजिए। कजाकिस्तान जैसी कंट्री में देख लें वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं पब्लिक, उनमें ट्रांसफ़र मिलती है, तो थिंक अबाउट दैट यूनिवर्सिटी। बेलारूस में देख ले, चलो बेलारूस भी रशिया का ही पार्ट है, वहाँ नहीं जाना, तो कुछ एटलीस्ट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को देखने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ ये जॉर्जिया अर्मीनिया में। मैं बार बताऊँ, जॉर्जिया में बच्चे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे, मेडिकल वाले भी अनदर वाले भी, क्योंकि इन्होंने वीज़ा में बड़ा लफड़ा किया। मेरे ये हमारे पास हिस्ट्रीज़ हैं, ये नहीं किसी ने बतानी, ना आपके कंसल्टेंट ने बतानी है। वीज़ाज़ नहीं हुए, वीज़ाज़ होने के बाद वहाँ पर उनको रेजिडेंसीज़ नहीं मिली, टेम्प्रेरी रेजिडेंसी मिलती है, मिल गई, इंडिया में छुट्टी काटने के लिए रेजिडेंसी एक्सपायर्ड हो गई। ये कोविड की टाइम करता हूँ, जॉर्जिया एम्बेसी ने उनकी रेजिडेंसीज एक्सटेंशन नहीं दी और दोबारा वीज़ा नहीं दिया, बेचारे वो भी स्टूडेंट कितने सफ़र हुए होंगे। तो जो कंट्रीज़ इस टाइप की ट्रीटमेंट करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, जो कि उनकी इकॉनमी को बूस्ट कर रहे हैं, तो इन कंट्रीज़ में जाके जाने का बेनिफिट क्या है, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपने इन कंट्रीज़ में जाना है, चाहे जॉर्जिया चाहे अर्मीनिया, मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करूंगा। जेरेवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अगर आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र मिलती है तो डू नॉट थिंक एनी, मतलब किसी को सोचें वहाँ पर ले लें। जहाँ तबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनमें अगर आपको ट्रांसफ़र मिलती है तो यहाँ लेने की कोशिश करें। और इन्हीं 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मोनोपोली है, एक ही कंसल्टेंट काम करने वाला, एक या 2। वो फीसें इतनी मांगते हैं बच्चों से, बच्चे फिर कहते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, मैं इन कंसल्टेंटों के इन्वॉल्वमेंट के कारण हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहता कि मुझे 3000 यूरो तो डॉलर मुझे ही चाहिए, $3500 मुझे ही चाहिए। तो मैंने, मेरे जैसे ने भी कुछ हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं क्या लूँगा। तो इसी तरीके से मोनोपोली के साथ वो काम करते हैं, तो हम भी फिर उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या करूं। लेकिन आपको इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है तो थिंक अबाउट दैट 2 यूनिवर्सिटीज़। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि चॉइस आपकी होगी, कंट्री आपकी होगी। मैंने आपको अगर रोमानिया रिकमेंड किया है, पोलैंड रिकमेंड किया है, यू विल टेल मी इन विच यूनिवर्सिटी यू वांट द एडमिशन्स। न्यू एडमिशन की बात कर रहा हूँ, उसी यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन्स करवाने की कोशिश करेंगे आपकी। ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास पोलैंड में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी पड़ी है या इसी यूनिवर्सिटी के अंदर भेजूँगा क्योंकि मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ओपन मिलेगा आपको सारा कुछ कि आप बताइए, मैं आपको कंट्रीज बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि दीज आर द बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस, यहाँ पर ये बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप कैसे करनी है, लोकल लाइसेंस कैसे लेना है, ऐसे ऐसे मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भेजूंगा, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी आपकी होगी, सिलेक्शन ऑफ कंट्री आपकी होगी, जो मैं कंट्रीज दूंगा। इस तरीके से हम काम करते हैं। मोनोपोली वाला सिस्टम हमारे पास ना था, ना रहेगा, ना ही मैं मोनोपोली वाले लोगों के साथ मैं फेवर में पे काम करता हूँ। मगर छोड़ो, देखते हैं कितने दिन काम करता है मोनोपोली वाला बंदा। मिल के काम करें, ओपनली काम करें। तो हम अपने टॉपिक के पर आते हैं कि अभी करें क्या। तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसी ऐसी कंट्रीज़ को देख लें। अभी मैं कुछ बच्चों को ये रिकमेंड करूँगा कि मोल्डोवा देख लें, वो साथ में लगी हुई छोटी कंट्री है लेकिन यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, एक ही यूनिवर्सिटी है, नेट में सर्च कर लें। सर्बिया के अंदर 3-4 यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी अच्छी हैं, वो भी आप नेट में सर्च करें, वहाँ पर ट्रांसफ़र के आप डालने की कोशिश करें। मैं इन कंट्रीज़ को क्यों कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है एक तो बहुत ही कम है, 50-50 यूरो की फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस। उस देखो, अभी आपका क्वेश्चन आता है कि सर गारंटी है मेरा मोल्डोवा में हो जाएगा, गारंटी है मेरा सर्बिया में हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड है यूनिवर्सिटी के ऊपर। अप्लाई हमने कर दिया उनके पोर्टल के ऊपर, उनके रिजल्ट्स हम वेट करेंगे क्या करना है, किस तरीके से जो रिजल्ट आएंगे आपको बताए जाएंगे। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस ज़रूर ख़राब हो सकती है,
इसमें कोई दो राय नहीं जो 50 यूरो भेजें। लेकिन हमारी कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग नहीं 50,000 रुपये मुझे दे दो जी, 60,000 रुपये लाख रुपये तो आप मुझे दे दो कि आपको मैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर करा दूंगा जी। वहाँ पर छोटी मोटी कंट्री में तो हम भी करवा देंगे, लेकिन जाना है तो उन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करें, उन यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश करें जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग हो। तो बोस्निया में भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है बहुत ही अच्छी, उसमें आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास पोलैंड के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी ने पोर्टल ओपन कर दिया है ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर भी डल सकती है, लेकिन फ़ीसें बहुत हैं, 10,000 यूरो की फ़ीस है, लगेगी। तो अगर दे सकते हैं तो मैं वहाँ पर भी आपका अप्लाई करूँगा। बेनिफिट क्या है कि आपकी सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस जाएगी वो 50 यूरो तक की, 40 यूरो की फ़ीस है, वही रिस्क फैक्टर है। अभी मैं कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र, रोमानिया में एक यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन उसका डिसीजन क्या गया, एक एप्लीकेशन नहीं नंबर ऑफ एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के पास पड़ गई हैं। बाकी जो ट्रांसफ़र वाले सिस्टम ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं रोमानिया के अंदर, वहाँ पर भी डालना है तो वहाँ पर भी मैं डाल दूंगा, लेकिन वहाँ की जो एप्लीकेशन फ़ीस है 200 यूरो की है, 100 या 200 यूरो की है। दैट इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द स्टूडेंट। तो मैं ऑलवेज 2-3 कंट्रीज़ के अंदर डाल के रखता हूँ। इसके अलावा नहीं होता तो मैं कजाकिस्तान आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। मैं कहूँगा रशिया में देख लीजिए कोई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अच्छी से अच्छी इंस्टेड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अगर आपने एजुकेशन लेनी है ट्रांसफ़र के लिए। तो ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि सोच समझ कर डिसीज़न लेना है। ऑलरेडी आपने लाखों रुपए ख़राब किए हुए हैं। पहले साल के स्टूडेंट हैं तो न्यू एडमिशन अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है तो इतने लाखों रुपए ख़राब किए तो नए से स्टार्ट करें। तो ये भी ऑप्शंस आप बच्चों के लिए है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अभी भी अक्टूबर इनटेक के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हमारे पास एमबीबीएस के लिए स्टिल ओपन है यूरोपियन के अंदर। तो उस वीडियो को भी देखना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।